नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और जी कचहरी में आज ही नए मुकदमे की सुनवाई होने जा रही है। एक ऐसा मुकदमा जिसका असर पूरे देश पर होने वाला है, जिसे लेकर हिंदू, मुसलमान, साधु, संत और मौलाना और यहां तक कि आम इंसान दो पक्षों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के मुकदमे से जुड़े दो जगहों के मुद्दे हैं, पहला संभल और दूसरा अजमेर। लेकिन दोनों जगहों पर सवाल एक ही है, अजमेर से संभल, मंदिर मस्जिद पर दंगल। यही आज के मुकदमे की भी थीम होने वाली है। आज दो विष्णु हमारे साथ होंगे और दो विवाद भी इस कचहरी में होने वाले हैं। जी न्यूज पर उसी को हम डिकोड करेंगे, जानेंगे कि दोनों पक्षों की दलीलें क्या हैं, उन दलीलों के पीछे क्या है जो बाद में जुड़े हैं। ऐसे ही मुकदमे के साथ एक साथ बिल्कुल आज वही होने जा रहा है जिसका इंतजार जी कचहरी में आप करते हैं। ज्वलंत मुद्दों के ऊपर बातचीत सबूतों के साथ। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ होंगे, जिनका दावा यह कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। संभल में दंगे के दिन सर्वे वाली टीम के साथ विष्णु शंकर जैन वहां मौजूद थे। तो दूसरे विष्णु यानी विष्णु गुप्ता भी हमारे साथ होंगे, जिनका दावा यह कि अजमेर दरगाह महादेव का मंदिर। तो संभल से अजमेर तक मुद्दा तो एक ही है, मस्जिद दरगाह हटाएंगे और वहां मंदिर बनाएंगे। आज की सुनवाई शुरू करेंगे। उसके पहले मैं ऑनरेबल जस्टिस सुनील गौर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दें। तो बहुत स्वागत है आपका। आपकी परमिशन के साथ सर कार्रवाई शुरू की जाए। आज की शुरू की जाए। बहुत हमारे साथ हैं, लेकिन उन पक्षों का परिचय कराना भी आपसे जरूरी है। सर परमिशन के साथ परिचय करा दें मेहमानों का प्लीज। जो खास मेहमान है हमारे साथ, विष्णु शंकर जैन जुड़े हैं, इस मामले में हिंदू पक्षकार हैं, वकील हैं। विष्णु गुप्ता हमारे साथ हैं, याचिकाकर्ता हैं अजमेर केस में। साइमा खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम पक्षकार हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद से। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, आप वकील हैं। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जाकिर खान हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन सभी लोगों से बातचीत होगी। इनके पास जो चीजें हैं, जो पक्ष हैं, जो विपक्ष है, दोनों के पास सबूत क्या है, उसकी बातें होंगी। शुरुआत विष्णु शंकर जैन मैं आपसे करूंगा। सर आपकी परमिशन के साथ इनको मैं कटघरे बुलाना चाहूंगा प्लीज। विष्णु जी अगर आप आए, और इस संभव तो पहली बार होगा कि कोई वकील ऐसे कटघरे में शायद बैठने जा रहा है। आप प्लीज बैठिए। और विष्णु की दलीलें भी आज हम सुनेंगे और विष्णु शंकर जैन जो अपनी दलील के पीछे सबूत रखते हैं उसको भी हम जानेंगे। उसके पहले सर परमिशन और छोटी सी हम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि अब तक क्या क्या हुआ है। संभल में ये हिंसा उस वक्त भड़की जब जिला कोर्ट के ऑर्डर पर सर्वे टीम शहर की जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंच गई। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि जामा मस्जिद के अंदर हरिहर मंदिर है और मुगलों के जमाने में इसका स्वरूप बदलकर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके लिए आईने अकबरी बाबरनामा का हवाला दिया गया। इस दलील के बाद कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस से सीधे मोर्चा लेना शुरू कर दिया। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस पर संभल में हिंसा पर सियासत शुरू हो गई। टहूर दरगाह को लेकर भी हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट पहुंचे गए। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि दरगाह के गर्भगृह में महादेव विराजमान है। इसके लिए 1910 में प्रकाशित किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डेस्पेरेक्टिव का हवाला दिया गया। ये किताब हरविलास शारदा ने लिखी थी। इसमें दरगाह के अंदर मंदिर होने के कई प्रमाण दिए गए। दोनों ही विवाद देश की अदालतों में है, लेकिन आज हम इस पर लेकर आए जी न्यूज की कचहरी, जहां हमारे साथ होंगे दो पक्ष। जी कचहरी में हम करेंगे दोनों तरफ के दावों की पड़ताल, परखेंगे किसके दावे में है कितना हल। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक चलेगा देश में मंदिर मस्जिद का दंगल। तो रिपोर्ट आपने देखी और विष्णु शंकर जैन हमारे साथ में। विष्णु शंकर जैन, इस मामले में आप वकील भी हैं, सर्वे के दौरान आप वहां पर साथ भी थे। आपका दावा यह कि वहां पर मंदिर है, मस्जिद नहीं है, वो दावा क्यों है आपका? देखिए, पहली बात, मैं इस केस में वकील हूँ जी, वकील ही हूँ, मैं याचिकाकर्ता नहीं हूँ। बिल्कुल। तो अगर 8 लोगों ने याचिका लगाई है और मुझे वकालतनामा सौंपा गया और पैरवी करने के लिए कहा गया है, तो मैं अपनी ड्यूटी एज ए लॉयर कोर्ट में और कोर्ट के आदेश के अनुसार कर रहा था। और दावे का जो बेसिस है उसमें काफी हिस्टोरिकल रिसर्च की गई है, उसके ऊपर मैं आपके सामने तथ्य रख देता हूँ।
सबसे पहले बाबरनामा में ये बात मेंशन्ड है कि वहां पे पहले हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ के ये मस्जिद का निर्माण किया गया, और बाबरनामा वो है जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के टाइम पे भी कोट किया गया था, और उसका ऑथेंटिक ट्रांसलेशन बेवरेज ने किया है, उसकी कोटेशन डाली गई है ऑन एफिडेविट कोर्ट के सामने। साथ ही साथ एन अकबरी में पेज नंबर 281 पे जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1589 से 1600 के बीच में, उसने ये मेंशन किया एन अकबरी में कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और यहीं पे कल्कि अवतार होना है, जिसको अभी तोड़ के या कन्वर्ट करके मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो तथ्य है, प्रमाण है, वो ये है कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे 1800 की शताब्दी में, उन्होंने यहाँ पे एक सर्वे किया था 1874 में, और उन्होंने पाया था कि किस तरह से यहाँ पे मंदिर के सारे चिन्ह मिलते हैं और उसको आज एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1920 में एएसआई ने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित किया था और एएसआई को लेना था, पर समय ऐसा बीतता चला गया कि आज एएसआई अपने संरक्षित स्मारकों, जब वहां पे आप घुसेंगे इस तथाकथित मॉस्क में, तो राइट साइड में आपको एएसआई का बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई चेंजेस करेंगे तो वो एएसआई एक्ट 1958 के तहत पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो मैं ये बताना, मैं बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपसे कि एएसआई संरक्षित जो जगह होती है, क्या वहां नमाज करना या पूजा करना परमिशन होती है? मैं बता रहा हूँ, एएसआई संरक्षित बहुत सारी मस्जिद है इस देश में। अगर आप गोवा में जाएंगे तो वहां पे एक सैफई मस्जिद है, एएसआई संरक्षित है, वहां पे नमाज हो रही है। एएसआई संरक्षित बहुत सारे मंदिर है राजस्थान में जहां पे एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है, वहां पे पूजा हो रही है। पर सवाल यह है कि एएसआई पहले कब्जा तो ले, एएसआई संरक्षित स्मारक में एएसआई नहीं जा पा रहा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, एएसआई ने कल एफिडेविट फाइल किया है ऑनरेबल कोर्ट में, जिसमें एएसआई ने कहा है कि एएसआई आज से 2-2.5 महीने पहले वहां पे सर्वे करने गया था और उनको सर्वे सही से नहीं करने दिया गया। वहां पे लोग जमा हो गए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने लगे, और एएसआई ने यह भी कहा है कि वहां पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये एएसआई का एफिडेविट, ये दूसरा सर्वे है हालिया दिनों में, कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले, और एएसआई ने एफआईआर भी इसमें लॉन्च की थी जो वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए 19 जनवरी 2018 को। तो सवाल यह है कि लोगों ने ये एकदम पूरा भ्रम फैला दिया कि यहाँ पे पूजा का अधिकार मांग रहे हैं सारे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने। आपने केस ही नहीं पढ़ा है। केस ये है कि सबसे पहले एएसआई यहाँ का कब्जा ले, कब्जा लेने के बाद एएसआई अंडर दी एएसआई एक्ट 1958 सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करेगा, धार्मिक चरित्र क्या है, और उसके बाद जो जिसका कब्जा है उसको वो देगा, उसको पूजा का अधिकार देगा, नमाज पढ़ने का अधिकार देगा। पर सवाल यह है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब ये सारी याचिका कोर्ट में डाली गई, पूरा झूठ फैला दिया गया कि कोर्ट में याचिका डाली, सेम डे सुनवाई कैसे कर ली, सेम डे ऑर्डर कैसे पास हो गया। अभी मैं बोलूं क्या कि कल सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका कैसे लग गई, 28 तारीख को मेंशन करके 29 को याचिका कैसे लग गई, ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड है। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में कैसे चैलेंज कर दिया गया, हमने तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम मान रहे हैं और उसके तहत काम करेंगे। पर आपने जो प्रोसीजर्स है उसको आपने पेंट किया जनता के सामने। जब भी आप यूपी के किसी भी सिविल कोर्ट में केस दायर करते हैं 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले, तो वो उसी दिन सेम डे जज साहब के सामने पेश होता है 2 बजे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बोला गया कि हमें बिना सुने सर्वे का ऑर्डर कर दिया गया। लॉ में ऐसा प्रावधान है, ऑर्डर 26 रूल 9 में, और जजमेंट है 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मैंडेट इतना है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने जाएगा तो जितने पक्षकार है उनको लेके जाएगा। और ये बात मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसको साबित करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। 2 मुख्य आरोप आपके ऊपर लगते हैं। पहला आरोप तो ये कि सर्वे की सुनवाई इतनी जल्दबाजी में हो गई कि दूसरे पक्ष को मौका नहीं मिला कि वो उसमें खारिज करने या रोकने की याचिका लगा सकते, इसलिए लोग नाराज हो गए और पत्थरबाजी हो गई। दूसरा ये कि विष्णु शंकर जैन एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं या ऐसे वकील बन चुके हैं कि जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, नाम लेते हैं कानून का। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कपिल सिब्बल कौन है, राजू रामचंद्रन कौन है? आप वकील को टारगेट कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? राजीव धवन कौन थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा? जफर आब जिलानी कौन थे? यहां पे मेरे भाई बैठे हैं, असगर भाई। आप वकील जो है वो तो जिसको वो केस मिलेगा वो काम करेगा। अब आप कहो कि आप एक मतलब मैं मस्जिद की वकालत करूं तो नहीं करूंगा, तो ऐसे केस आपको ढूंढ लेते हैं कि आप ऐसे केसों को ढूंढ लेते हैं? आप ये सोचिए, मेरा प्रेरोगेटिव है, मुझे किसकी वकालत करनी किसकी नहीं करनी ये मुझे कोई व्यक्ति बताएगा? एडवोकेट्स एक्ट 1961 में मुझे प्रावधान है। राजू रामचंद्रन साहब को कसाब का केस उन्होंने ढूंढ लिया कि उनको मिल गया, क्या हुआ जी?
जो आज वहां कोलकाता में पूरा वहां पे रेप हुआ, तो कपिल सिब्बल साहब को उस केस ने ढूंढ लिया कि वो वहां पे चले गए। ठीक है, अच्छा अब पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। कह रहा हूं, हजारों नाम वकीलों के गिना सकता हूं जो एक वर्ग विशेष के केस लड़ रहे हैं। नहीं लड़, कपिल सिब्बल को आप जितनी भी फीस दीजिए, कहिए राम मंदिर के लिए खड़े हो जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं नहीं खड़े होंगे। तो आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए मैं केस न लड़ूं। ठीक है, और उसके लिए आप मेरे पे अब विशेषज्ञ जैन पहले पॉइंट पर आ जाते हैं कि भाई केस इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़ाया जाता है कि मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं मिलता। देखिए सर, पहली बात, आपको जो आपको ये बातें समझा रहा है, उनको लॉ का प्रोसीजर नहीं पता है। कल अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़ा होता तो मुझे तो नोटिस भी नहीं दी गई थी जी। मैं पूछिए जरा, मुझे कोई कॉपी सर्व की गई थी, नोटिस दी गई थी, 28 तारीख को मेंशन किया गया, मुझे बताया गया था, 29 तारीख को केस लग गया, स्टे ऑर्डर हो गया, तो मुझे बताया गया था। आपको जानकारी नहीं थी? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पूछ लीजिए जरा, एक मेल दिखा दें। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, एक मेल दिखा दें जब मुझे ऑफिशियल सर्विस की गई हो। जी, मैं असगर साहब आपके पास आता हूं। दोनों आरोप देखिए, पहली बात तो ये कि आपको मौका मिला कि नहीं मिला, दिल्ली जाती कि भाई पत्थरबाजी की जगह खारिज करने की स्थिति तो बेहतान है, उस प्रावधान के ऊपर हम लोग गए। दूसरा, वो तो खुद आरोप लगा रहे कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जब जाते हैं तो उनको पता नहीं होता। पहले तो ये नहीं मालूम कि भाई अगर मेरे भाई विष्णु भाई को नहीं पता चला फिर कैसे पहुंच गया वहां सुप्रीम कोर्ट। मैं तो मीडिया नहीं, ऑफिशियल कॉपी नहीं मिली मुझे। नहीं, अभी मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। बात तो सही है, प्रोविजन तो है एक्स पार्टी का, लेकिन उसके सर्कमस्टांस है, जैसा अभी यहाँ मौजूद है, हम खुद आपकी अदालतों में पेश हुए हैं जी, कि उसके स्पेशल सर्कमस्टांस, आप 3 सर्कमस्टांस बता दिए कोई ऐसे, मैं कहता हूँ 3 नहीं 2 या 1 ही बता दिए कि जिसमें इतनी जल्दबाजी होनी थी कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए। मुझे कोई जगह वहां से मस्जिद भागी जा रही थी या कोई खास और दूसरा कब्जा हुआ जा रहा था। एएसआई की जहां तक आपने बात करी, एएसआई किसी को भी जो उनके कब्जे में है उनको नमाज की भी बहुत सारी मस्जिदें, जैसे आपने एएसआई से लिखित परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ नहीं है परमिशन, यहाँ परमिशन दिखा दें। नहीं परमिशन, ये जो 700-800 सालों से मस्जिद में जिसमें नमाज हो रही, जब से मस्जिद बनी हो सैकड़ों सालों से, उसका प्रोविजन है एडवर्स। आप 800 साल की बात कर रहे हैं, उसके पहले के इतिहास की बात कर रहे हैं। उससे पहले के इतिहास की बात 1949 से लेके बात करिए ना, 75 साल पहले तो हो गया आजादी को। आज आप सो के उठे, कौन से कुन कमर की वो थी नींद, चलिए आप उठ भी गए, तो आप ये बताइए कि कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे। पहले तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कराइए, उसके बाद इन सब चीजों के लिए आइए। आप वकील हैं सर, क्या इस बारे में मुझे बताइए कि मेरी जानकारी सही है कि नहीं है कि मामला अगर एएसआई के अंतर्गत आता तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पर लागू नहीं होता? लागू है भाई, क्या कैसे नहीं लागू, सब जगह लागू है। पहले में लागू नहीं। हालात देखिए, हालात ये है कि हमें कब तक करेंगे हम मस्जिद मंदिर और हिंदू मुस्लिम। मैं नहीं, एक बात सिर्फ मैं तो कहता हूं सर, मंदिर मस्जिद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बात अलग है, पत्थरबाजी कब तक होगी? आप यहां पर चिल्लाते रहेंगे, अपनी बातें रखते रहेंगे, आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे, किसी की आवाज सुनाई। आपके जो पीछे लोग बैठे हैं इनको समझ नहीं आया कि पिछले 10 मिनट में किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। नहीं, उसमें एलिगेशन किसी एक का नहीं है सर, उसमें एलिगेशन आपके ऊपर भी है, एलिगेशन इधर भी है, एलिगेशन दोनों के ऊपर है। तो सबसे पहले जैसा आपसे डेकोरम कैसे मेंटेन रखा जाए, पहले तो जरा बताइए। शोर मचाने से कोई समस्या हल नहीं होती, एक एक करके बोलिए। अगर सारे एक टाइम पे बोलेंगे कोई नहीं सुन सकता। मैं बोल रहा तो इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे नहीं, बीच में मत बोलिए। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, रिज्यूम करें हम लोग जी। अपनी बात आप 10 सेकंड में खत्म कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। सिंपल सा बात है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां पे आपने मुझे रोका था। जो राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था उसमें साफ लिखा था कि इसे एक एक्सेप्शनल। जाकिर खान, मैं देखिए संभल के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उसी पे अगर हम हर ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर बात करेंगे तो चर्चा बहुत कम निकलेगी। क्यों नहीं बात हो सकती है? अजमेर के बारे में क्यों नहीं बात हो सकती? ये चूंकि तकरीर का मंच नहीं है जाकिर खान, ये तकरीर का मंच नहीं है जो एक तरफ मोनोपोली चलेगी। आप ये इंटरप्ट करोगे, बातें करेंगे, प्लीज बातें करने दीजिए, मुझे बोलने दिया जाए। जब मुझे आपने परमिट कर दिया तो फिर ये एंकर क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? एंकर किस लिए इंटरप्ट कर रहे हैं मैम? क्योंकि जो मुकदमा चल रहा है बात उसकी होगी। आइए सीधा मुद्दे पर आइए जी। उसमें स्पेशल एक्ट, जज साहब खुद बता सकते हैं कि उसमें एक्सेप्शनल केसेस के बेसिस पे ये अनाउंस किया गया था कि ये केस एक्सेप्शनल है और कोई भी इस तरह का केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जजमेंट में कहां लिखा गया बताइए? जजमेंट में कहां लिखा गया? सब बता रही हूँ। उसके बाद दूसरा बात, मैम जजमेंट में कहां लिखा गया? पॉइंट टू पॉइंट बातें करते रहती है। हम लोग बोल रहे हैं
मैं आपको आगे बता रही हूँ। उसके बाद आपने क्या कहा अभी विष्णु जी ने कि सिर्फ 3 दे दिया जाए, उसके बाद हम मैं कह रहा हूँ आप जजमेंट को कोट कीजिए। इन्होंने कहा भैया साकिया खान जजमेंट को कोट कीजिए ना। मैं वकील नहीं हूँ, आप पढ़कर आपने जजमेंट पढ़ा, आपको दिखा सकती हूँ। जजमेंट आपने पढ़ा, जज साहब यहाँ पे जजमेंट आपने पढ़ा, अच्छी तरह जानते हैं। दलीलों के लिए क्या जजमेंट आपने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। कितने पन्ने का जजमेंट है? 800 से ऊपर पेजेस कितने पन्नों का जजमेंट है? एक सेकंड सर। ओके, अगर मैं 800 बोल रही हूँ तो आई हैव गॉन थ्रू समथिंग। बताइए ना मुझे कितने पन्नों का जजमेंट है? कहां जजमेंट में लिखा है कि सेंटिमेंट के आधार पर चीजें हुई हैं? मुझे बताइए ना सर। एक सेकंड सर, मैं जो दलील सामने दे रहा हूं मुझे बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग समझे। आप बोलने देंगे मुझे? पहले आप ये डिसाइड करें। बिल्कुल आप बोलिए, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि बोलने देना चाहते हैं। आप संभल अजमेर पर जो चाहे बता सकते हैं। संभल और अजमेर पे आप कॉमनल्स की राइट की बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी पे बात कर रहे हैं। मैं वहां पे आ रही हूँ, आप मुद्दा उठा रहे हैं वही मंदिरों का जिससे किसी भी डेवोटी की इमोशनल अटैचमेंट हो। आप वो मुद्दा उठा के फिर बोल रहे हैं कि तुमने पत्थर क्यों चलाया, तुमने जय श्री राम क्यों बोला। ये नहीं आप स्टॉप कर सके। पत्थरबाजी स्टॉप नहीं कर सकते। इसके बाद आप बोल रहे हैं कि तुम पत्थर क्यों चला रहे हो या तुम जानकारी आपके लिए मोहतरमा ये है, मैं कह रहा हूं सर जानकारी ये है कि यूपी पुलिस ने पत्थरबाजी बंद भी करवा दी है। वो पत्थरबाज से उनके पोस्टर भी टांग दिए हैं, केस भी दर्ज हो गया। ये कह रहे हैं लोग थे जिन्होंने पत्थर चलाया। अब सर डेमोक्रेसी है, अपनी बातें आप रख सकते हैं। एक कंक्लूडिंग सर ठीक है, अब दलीलों के लिए सर वक्त मेरा पूरा हो चुका है। असगर सांसद दलीलों के लिए मेरा वक्त पूरा हो चुका है सर। अब मैं सीधा जज साहब के पास में आऊंगा जजमेंट के लिए सर। जी एक सेकंड राजस्थान में मिलेगा, अब सर अब एक सेकंड एक बात, इन्हीं वहां के पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन करके छतों में खड़े होकर के पत्थर फेंक रहे थे, यही कहना चाह रहे हैं क्या? वो सारे के सारे फेस जो आ रहे हैं, वीडियो एविडेंस है, निकालने की जब बात करेंगे तो आप सच कहां बोल रहे हैं? आप सच कहां बोल रहे हैं? डिफेंस किसे कहते हैं बताइए? आप वही बात है। कौन सा सेल्फ डिफेंस सर? एक सेकंड, कौन सा सेल्फ डिफेंस? कौन सा सेल्फ डिफेंस सर? किससे सेल्फ डिफेंस आपको चाहिए? क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया? कोर्ट के ऑर्डर से आपको सेल्फ डिफेंस चाहिए? क्या कोर्ट के ऑर्डर से आपको सेल्फ डिफेंस चाहिए सर? नहीं सर, मेरे पास देखिए वक्त इतना ही था, वरना दलीलों में और जाता। जज साहब मैं सीधा आपके पास में आना चाहूंगा। एक दलील जो आपने सुनी यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से, जिनके अपने अपने तर्क हैं, एक दलील जो सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हो, जो हमारे व्यूअर्स हम लोगों को भेजी थी, वो ये भी थी कि भाई देश में किस सेक्युलरिज्म की परिभाषा दी जाती है। एक सेक्युलरिज्म हमें दिखाता है कि एक पक्ष अपने धार्मिक स्थलों को पाने के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार करता है तो उसके खिलाफ भीड़ खड़ी हो जाती है। एक सेक्युलरिज्म हमें दिखाता है कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बनाए गए जो जहां उंगली रख दें बिना किसी विवाद के वो जमीन उनकी मान ली जाती है। तो क्या ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा सामाजिक रूप से सही है? और आज जो यहां पर चीजें हुई हैं वो आप कैसे मानते हैं? अब मेरी भाषा सर आप तय नहीं करेंगे, जज साहब। अब सर जज साहब की बातें सुन लें। अगर आपको आपत्ति है सर, जज साहब बता देंगे। अब ये है, अब फैसला सुना दें जी। इसमें जी दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरा ये मानना है कि मुद्दा जो है आस्था का है और इतिहास का है, और इसका फैसला हमें कोर्ट के सामने सारे तथ्य रख के तभी इसका फैसला संभव है। ऐसे लड़ झगड़ के या पत्थरबाजी करके इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। और हमें कोर्ट का फैसलों का सम्मान करना चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए। और हमें ये है कि ये प्रमाण के आधार पे ही सच्चाई स्थापित होनी चाहिए, और इसलिए सिर्फ ये तथ्य पे जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं जाना चाहिए कि हमारा विश्वास ये है। जब तक पूरे केस के कोर्ट एग्जामिन करेगी उसके बाद तब तक शांति बना के रखनी चाहिए। यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, हमारे दर्शकों का इस कचहरी में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम करते हैं कचहरी में जो मुद्दे उठे उससे आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी।